नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 अप्रैल के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि एनएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित संपर्क रहित संचार तकनीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन को लेकर के। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक छोटी दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है जो एनएफसी सक्षम उपकरणों को एक दूसरे के साथ संचार करने देता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, एनएफसी में सुरक्षित डेटा विनिमय हेतु इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे डिवाइस जिनमें एनएफसी चिप लगा होता है वे डेटा के लेन देन के लिए उपयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये सारे डेटा इनक्रिप्टेड रहते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, कनेक्शन के लिए इसे 1 मीटर या उससे कम की दूरी की आवश्यकता होती है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि डेटा के ट्रांसफर होने के लिए एनएफसी सक्षम डिवाइस या तो एक दूसरे के संपर्क में होने चाहिए या एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर होने चाहिए। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है एनएफसी टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंट पेमेंट, जहां पर इसको लेकर के पूरी चर्चा की गई है और इसी को आधार बना करके एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं। तो यहां पर चर्चा हो रही है राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान के अधिकार को लेकर के। आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत यह पावर दिया गया है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो क्षमादान का पावर है उसमें कुछ अंतर भी है। और अगर हम कोर्ट मार्शल की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि कोर्ट मार्शल के तहत राष्ट्रपति सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ राष्ट्रपति ही कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर देश में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी मामले के निर्णय में अपील करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेक से विशेष अनुमति देने के लिए अधिकृत है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी बातें अनुच्छेद 136 में कही गई हैं और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश में अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सैन्य न्यायाधिकरणों और कोर्ट मार्शल को इससे अलग रखा गया है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है कोर्ट मार्शल अगेंस्ट आर्मी कैप्टन बिगिंस। और यहां पर यह कहा गया है कि एक आर्मी कैप्टन जिसके ऊपर साउथ कश्मीर में गलत इनकाउंटर करने का आरोप लगाया गया था, उसके खिलाफ सेना के द्वारा कोर्ट मार्शल का प्रोसेस इनिशिएट किया गया है और इसी की जानकारी इस न्यूज में दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश डबल लैंडलॉक देश है। और यहां पर आपको 5 देशों के नाम दिए गए हैं। अगर हम डबल लैंडलॉक देश की चर्चा करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि डबल लैंडलॉक कंट्री है। आप यहां पर देख सकते हैं कि उज्बेकिस्तान
तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान इन सभी से घिरा हुआ है। और इसके अलावा लिंक्टेनस्टाइन एक ऐसा देश है जिसे हम डबल लैंडलॉक देश के नाम से जानते हैं। आप इस फिगर में इसे देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर से भूभाग आपको दिख रहा है वो है लिंक्टेनस्टाइन, जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंक्टेनस्टाइन और उज्बेकिस्तान। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है इन ए मेजर ब्रेक थ्रू साउथ सुडान राइवल सील सिक्योरिटी पैक्ट। तो यहाँ पर साउथ सुडान के जो राइवल ग्रुप हैं जो एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे, उनके द्वारा शांति स्थापित करने के लिए एक डील पर साइन किए गए हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कोमेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है कोमेक्स सोने जैसी व्यापारिक धातुओं के लिए प्राथमिक वायदा और वैकल्पिक बाजार है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि कॉमेक्स, जिसे हम कमोडिटी एक्सचेंज इंक के नाम से जानते हैं, वह चांदी और सोने के वायदे व्यापार के लिए मुख्य एक्सचेंज है, जिसे पहली बार 1933 में न्यूयॉर्क में स्थित 4 छोटे एक्सचेंजों को मिलाकर के स्थापित किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है कोमेक्स कीमती धातुओं की आपूर्ति स्वयं नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। यह बस एक एक्सचेंज की तरह काम करता है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है कॉन्फ्लिक्ट एट्स लस्टर। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसका असर सोने के भाव पर पड़ रहा है, उसकी कीमतों पर पड़ रहा है। और इसी को आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है शब्द ACE2 के बारे में चर्चा की जाती है, यह किसे संदर्भित करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है इस शब्द की चर्चा कोविड-19 के समय में बहुत ज़्यादा किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायरल रोगों का प्रसार। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मौत की सजा में सुधार को लेकर के। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है रिफॉर्मिंग डेथ पेनल्टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आप सभी को ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की है जिसके द्वारा अदालतें मौत की सजा सुनाती हैं। अभी हाल के दिनों में ये देखा गया है कि निचली अदालतों के द्वारा बड़े पैमाने पर डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा सुनाई गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी प्रक्रिया को लेकर के समीक्षा किया जा रहा है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन प्रथाओं की जांच क्यों की जा रही है। यहाँ पर बताया गया है कि अदालत उन प्रक्रियाओं में सुधार करने की कवायद कर रही है जिसके द्वारा मौत की सजा के मामले में आवश्यक जानकारी अदालतों के सामने लाई जाती है। और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने उन चिंताओं को स्वीकार किया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी मौत की सजा दी जा रही है, उसको देखते हुए हमें मौत की सजा देने की जो प्रक्रिया है उसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में मौत की सजा असंवैधानिक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसे प्रशासित किया जाता है उसमें अनुचित और मनमानी के आरोप लगे हैं। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कवायद शुरू की गई है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर न्यायाधीश किस तरीके से मौत की सजा का चयन करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि मई 1980 में बचन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा की संवैधानिकता को बरकरार रखा था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ढांचा विकसित किया गया था जिसका उपयोग करके
जो न्यायाधीश हैं वो यह तय कर सकते हैं कि किस अपराध में आजीवन कारावास दिया जाए और किस अपराध में मृत्युदंड दिया जाए। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये ढांचा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था, इसको केंद्र के द्वारा भी मान्यता दिया गया था और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में विधायिका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आजीवन कारावास डिफॉल्ट सजा होना चाहिए और अगर न्यायाधीश किसी को मौत की सजा देते हैं तो इसके लिए उन्हें विशेष कारण बताने की आवश्यकता होगी, जिसे हम कहते हैं कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा सकती है। लेकिन हाल के दिनों में यह देखा गया है कि जिस तरीके से निचली अदालतों के द्वारा मौत की सजा दी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया था उसका उल्लंघन हुआ है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह समीक्षा शुरू किया है, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।